हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में यह जाना था कि हिल्बर्ट स्पेस और ब्रैकेट नोटेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो किस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटम सिस्टम को एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं और किस तरह वेव फंक्शन एक वेव वेक्टर की तरह बिहेव कर सकता है, स्टेट वेक्टर की तरह एक बिहेव कर सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम आज के लेक्चर में ब्रैकेट नोटेशंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ तो बेसिक्स होंगे और कुछ आपके काफ़ी यूजफुल होंगे जो एग्जामिनेशंस जैसे एग्जामिनेशन में आ जाया करते हैं। सो देखिए, आज का वीडियो हम शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो वंचित हैं पढ़ाई से, उनको पता नहीं चल पाता है और क्वांटम मैकेनिक्स को समझ नहीं पाते हैं। तो अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों को भी बताना होगा। सो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। देखिए, मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट है बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें मैंने आज जो पहला न्यूमेरिकल लिया है वो जेटिली से ही है, लेकिन बहुत ही बेसिक है। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि कैसे किया गया है ये। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो जेटली से ही है, वो है आपको दिया है कैट। ये मैंने आपको बताया था ये कैट होता है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख लीजिए। ये कैट होता है और ये कैट हमेशा हम आपको बता दें इन जनरल ये कॉलम वेक्टर से ही डिफाइन होता है। तो ये दिया हुआ है 2 + i और ये दिया हुआ है 4। ठीक है, कैट इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉलम वेक्टर्स, कॉलम मैट्रिसेस। और आपको एक और दूसरा कैट वेक्टर दिया हुआ है, ये कैट साई, ये कैट फाई, वो दिया हुआ है आपको 2 - i और ये 2 - 3i ये। ठीक है, दो कैट वेक्टर्स दिए हुए हैं। हमें कह रहा है फाइंड, फर्स्ट कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए ब्रा फाई। दिस इज अ कैट साई, दिस इज अ ब्रा फाई। तो आपको पहले ये फाइंड करना है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो ब्राज होते हैं ना, ब्राज आर हर्मिशन एडजॉइंट ऑफ कैट्स। ये है सिंपल। अब आप बोलेंगे सर यहाँ हर्मिशन एडजॉइंट का मतलब क्या है? तो हर्मिशन एडजॉइंट का मतलब है दोस्तों ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? आप पहले उस मैट्रिसेस का, उस वेक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। देखिए कितना आसान है। आप इसका ट्रांसपोज जानते हैं क्या होता है? जो कॉलम मैट्रिक्स होता है वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जब इसका ब्रा फाई निकालेंगे तो आप सबसे पहले इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए, रो में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 - 3i। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। कॉन्जुगेट इसका आपको पता है क्या होगा? 2 का 2 ही होगा, -i का +i हो जाता है, 2 - 3 का 2 + i। दिस इज योर ब्रा फाई। सिंपल है, आपने इस कैट के लिए ये ब्रा निकाल दिया है, बहुत ही ईजी है। ठीक, तो अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है मुझे। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है मुझे स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो फाइंड करना है मुझे स्केलर प्रोडक्ट। वो स्केलर प्रोडक्ट क्या फाइंड करना है हमें? ये है आपके पास ब्रास आई और ये कैट। ये स्केलर प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, आपने ब्रा फाई अभी निकाला था। जो ब्रा फाई आपको पता है, ब्रा फाई अभी आपने निकाला था, वो है आपके पास 2i 2 + 3i। ठीक है, आपको कैट फाई दिया हुआ है, कैट फाई है आपके पास -3 2 + i और ये 4। आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो बहुत ही ईजी है ये तो दोस्तों। 2 + का 3i और ये -3i 2 + i और ये 4। तो कैसे करते हैं हम इसके एक एलिमेंट से इसके पहले एलिमेंट के साथ? तो 2 × -3i, फिर हम इसको करते हैं तो i 2 + i और फिर इसको करते हैं 2 + 3i × 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 6i + 2i + i² और +8 + 12i।
तो आप देखेंगे ये -1 ये प्लस तो 7 और ये आपके पास हो जाएगा -4 8, तो 7 प्लस का 8i, ये आपका हो जाएगा दिस योर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और आपको मैंने बताया भी हुआ है कि इन केस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस जो भी चीज़ हम डील करते हैं वो हिल्बर्ट स्पेस में डील करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। जो स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए और हमेशा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जो कि वेरीफाइड है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको मैं एक बात यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए हिल्बर्ट स्पेस में आपने देखा होगा कि वाई वी नीड अ ब्रैकेट नोटेशन, मतलब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि हमें ब्रैकेट नोटेशन की जरूरत क्यों है, क्यों पॉल डिराक ने ब्रैकेट नोटेशन को मतलब लिया और क्वांटम मैकेनिक्स में पुट किया, सॉल्व किया, बहुत सारे कैलकुलेशंस किए। तो सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इन जनरल मेरे पास जो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं एरो से। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हिल्बर्ट स्पेस है वहाँ तो लीनियर जो भी हम वेक्टर स्पेस डील करते हैं वो 3D होता है, एक फिक्स्ड डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशनल होता है। लेकिन जो हम यहाँ डील करते हैं ना वो फाइनाइट डायमेंशनल नहीं होता, वो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर के स्पेस के लिए एक स्पेशल सिंबल चाहिए हमें किसी वेक्टर को लिखने के लिए। फाइनाइट में आपको पता है किसी भी वेक्टर को हम ए वेक्टर लिख देते हैं, ऊपर एरो लगा देते हैं, लेकिन यहाँ हम एरो नहीं लगा सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। द हिल्बर्ट स्पेस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल। मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन भी किया था क्यों होता है, वह हम क्वांटम मैकेनिक्स में हिल्बर्ट स्पेस क्यों यूज़ करते हैं, आप जाके देख लीजिए उस वीडियो को। तो यहाँ पर जो हम डील कर रहे हैं ना वो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के साथ डील कर रहे हैं। और आप सोचेंगे कि सर स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है। स्केलर प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा क्यों पॉल डिराक ने लिया, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, हम इसको सिंपली ऊपर एरो लगा के नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ एक स्पेशल सिंबल है ताकि हम इस वेक्टर को जो ये वेव फंक्शन एज अ वेक्टर है हम उसको लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर और ये जो हम लेते हैं जो इसके इनके बेसिस लेते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि हर एक वेक्टर का एक अपना अपना बेसिस होता है और वो एक दूसरे के ऑर्थोनॉर्मल्स होते हैं, यानी उनका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो नॉर्म होना चाहिए 1 होना चाहिए और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। यहाँ पर भी हम वही बेसिस लेते हैं जो ऑर्थोनॉर्मल्स होते हैं, यानी उनका जो नॉर्म हो वो तो 1 हो लेकिन बाकी किसी और बेसिस के साथ वो हमेशा ऑर्थोगोनल हो। तो यहाँ पर आपके पास एक और सवाल उठेगा, सर व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ दीज स्केलर प्रोडक्ट्स। क्योंकि आपको पता है आपने सिंपल वेक्टर्स में तो a डॉट b के बारे में पढ़ा हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। द मीनिंग इज द प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a, यानी a के अलॉन्ग b का क्या वैल्यू है वो हम पता लगाते हैं किसी डॉट प्रोडक्ट से, 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, क्या हम यहाँ पर उसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इसका मतलब वही हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ, जैसे हम इसका जो फाइंड करना है ना, इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ साई अलॉन्ग फाई। प्रोजेक्शन ऑफ साई अलॉन्ग फाई का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो कि साई से डिस्क्राइब हो रहा है, साई से उसकी वैल्यूज़ पता चल रही है, साई से उसका कंडीशन पता चल रहा है, पता चल गया। लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि क्या वो जो पार्टिकल है वो फाई के अलॉन्ग भी कुछ कंडीशंस बता रहा है, यानी फाई के अलॉन्ग भी उस पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो रही हैं क्या। तो हम उसके लिए बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, हम सिंपल स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो अगर आपको साई पता है और साई के अलॉन्ग आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता हैं, तो अगर आप फाई के अलॉन्ग पता करना चाहते हैं तो सिंपली आप उनका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। इस रूल से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द कंडीशन, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ पार्टिकल इन द फाई। जो वेव फंक्शन है वो फाई जो है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं किसी पार्टिकल के लिए। तो ये मतलब सेम है दोनों का, वहाँ पर जो आप पढ़ते हैं सिमिलरिटी है। बस ध्यान रखिएगा हम यहाँ पर थोड़ा स्पेशल कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, हम वो सिंबल्स यूज़ नहीं करते जो इन जनरल हम 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में यूज़ करते। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है स्केलर प्रोडक्ट का यहाँ पर डिराक नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन में और क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, देखिए मैंने अभी तक मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में कुछ नहीं बताया है। आप बोलेंगे सर हम कैसे पता करते हैं, जैसे एनर्जी स्टेट कैसे पता करते हैं, पोजीशन स्टेट कैसे पता करते हैं, मोमेंटम स्टेट कैसे पता कर सकते हैं। वो जो पता हम करते हैं वो बाय अप्लाइंग द ऑपरेटर ऑन द वेव फंक्शंस। आपने नाम सुना होगा ऑपरेटर्स का, लीनियर ऑपरेटर्स। तो हम जब ऑपरेटर अप्लाई करते हैं किसी वेव फंक्शन पे
तो हमें किसी चीज़ की वैल्यू पता चलती है, तो हमें किसी चीज़ का परफेक्ट वैल्यू तो नहीं लेकिन पॉसिबल आइगन वैल्यूज़ यानी पॉसिबल वैल्यूज़ हमें पता चल जाता है कि इतनी पॉसिबिलिटी है इसकी होने की, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी होने की ही हम पता लगा सकते हैं। तो वो ऑपरेटर्स हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है हर चीज़ के बारे में। लेकिन अभी मैंने आपको ऑपरेटर्स नहीं पढ़ाया है, पहले अगले वीडियो में आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ऑपरेटर फॉर्मुलेशन बताऊंगा। सो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपना। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट एंड फाइनल जो हमें कह रहा है फाइंड करने के लिए, फाइनल जो हमें कह रहा है फाइंड करो वो कह रहा है ये, आप हमें खुद ही बता देंगे कि क्या ये अलाउड है। एक ये कह रहा है और एक ये कह रहा है, क्या ये अलाउड है? नहीं, ये अलाउड है ही नहीं। आप मैथमेटिकली तरीके से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये अलाउड नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो वेक्टर स्पेस जो इन दोनों वेक्टर्स को डिफाइन कर रहा है वो एक ही है, वो है हिल्बर्ट स्पेस। क्योंकि आपको इसके एलिमेंट्स देख के ही पता चल रहे होंगे कि एलिमेंट्स ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स। तो ये सेम हिल्बर्ट स्पेस के हैं और इनके आप लीनियरली इंडिपेंडेंस भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो वैसे भी नहीं है, दीज आर द नॉनसेंस। बट मैथमेटिकली तरीके से सोचिए, जो मैथमेटिक्स में हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हम किसी कॉलम वेक्टर को किसी दूसरे कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नॉट अलाउड। दिस इज टोटली नॉट वैलिड मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स अलजेब्रा। सिमिलरली दो रो, क्योंकि आप इसका निकालेंगे ब्रास आई, इसका आपने निकाला था अभी ब्राइस आई, दोनों ही रो वेक्टर्स आएंगे, आप वो भी मल्टीप्लिकेशंस नहीं कर सकते। तो ये तो अलाउड ही नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ही नॉनसेंस मल्टीप्लिकेशंस हैं, नॉनसेंस, नॉट पॉसिबल। तो अब मैं आपको अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ले चलता हूं। देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास वो है, आपको कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, साई इज इक्वल टू 3i phi1 माइनस का 7i phi2, और एक स्टेट दिया हुआ है काई माइनस का phi1 प्लस का 2i और ये phi2। ठीक है, दो आपको स्टेट्स दिए हुए हैं जो किसी पार्टिकल को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। मैंने आपको बता दिया था किसी भी हम वेव फंक्शन एज अ वेक्टर को कॉम्बिनेशन ऑफ देयर बेसिस लिख सकते हैं। क्लियर सी बात है, कोई सा भी वेक्टर होता है वो हम i j k के टर्म्स में लिखते हैं ना, i j k आर द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। सिमिलरली यहाँ पर भी ये phi1 और phi2 क्या है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। तो यानी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब है कि ये चीज़ जो होगी ये 0 होगी और ये चीज़ जो होगी ये चीज़ जो होगी ये 1 होगी। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? पहला कैलकुलेट करना है साई प्लस काई और साई प्लस काई। तो देखिए ये तो सिंपल है, ये तो लीनियर वेक्टर स्पेस है, तो फॉलो तो होगा ही कि इसको हम लिख सकते हैं इसके और इसके बराबर में। तो आप सिंपली दोनों का आप एडिशन करना है आपको, तो आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस का 3i, ये phi1 और माइनस का 5 और ये phi2। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया, आपको ये निकालना है। क्या करना है? सिंपली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, ये इसका अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 माइनस का 3i और ठीक, और ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 5i phi2। आप चेक भी कर सकते हैं, आप जो है ना चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर निकालना तो पड़ेगा। यहाँ ठीक है, यही आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अब सिंपली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये आपके पास मिल गया ये। ठीक है, नेक्स्ट जो कह रहा है हमें जो निकालना है वो है हमें वो है स्केलर प्रोडक्ट। एक ये निकालना है और एक ये निकालना है। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट निकालना है हमें, तो थोड़ा सा यहाँ पर जगह चाहिए होगा, तो मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखिए, तो हमें जो है सबसे पहले जो निकालना है, जो इसका बी पार्ट है, वो है ये स्केलर प्रोडक्ट
काई। तो मुझे इसके लिए ब्रा साई चाहिए होगा, तो मैं इसका ब्रा निकाल लेता हूँ। तो ब्रा साई हो जाएगा मेरे पास -3 ये हो गया, और ये +7 ये हो गया। अब मुझे काई तो पता ही है, कैट काई तो पता ही है, ये हो जाएगा, और +2i। तो अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, ठीक है। जब भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा। तो आपको सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 3i हो गया। आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो +14i² हो गया। तो ये हो जाएगा -14 +3i, -14 +3i। स्केलर प्रोडक्ट पता चल गया आपको, ठीक है। दूसरा भी आप फाइंड कर लीजिए। मेरे को तो नहीं लगता आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो होगा वो इसके बराबर होगा। ये भी मैंने आपको बता दिया था। आप सिंपली फाइंड कर पाएंगे कि -14 -3i, और ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। देख रहा होगा आगे का क्वेश्चन यही कह रहा है कि क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, ठीक। अब आपको कह रहा है कि शो दैट द स्टेट्स दीज स्टेट्स सेटिस्फाई द श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है मैंने आपको बताई हुई थी। जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है, पहले आपको मैं ये बता दूं श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है। श्वार्ट्ज अगर आपको याद है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप देख लीजिए दोबारा। इज ऑलवेज लेस देन द स्केलर प्रोडक्ट इटसेल्फ और द नॉर्म ऑफ, यानी नॉर्म ही है ये इसके मल्टीप्लिकेशन की। तो आप सबसे पहले ये फाइंड कर लीजिए कि ये क्या है, ये क्या है। आप देखेंगे कि ये जो है आप इसका फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 339 और ये 58। देख लीजिएगा बहुत ही इजी है। और काई का भी आप फाइंड कर सकते हैं 1 और 2 5, ठीक। अब आपने अभी निकाला था ये कितना आया था, इसका स्क्वायर करना है आपको। तो ये आएगा अभी 14, इसका अभी आपने निकाला था ना, ये साई काई, ये आया होगा आपके पास, ये आएगा 14 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर, तो 256 प्लस का 9, सॉरी 196 प्लस का 9 205। तो 205 इज ऑलवेज लेस देन, ये इसका नॉर्म आया ना अभी, इज लेस देन 58 × 5। तो यानी कि ये श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये है श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है हमसे दोस्तों कि दो स्टेट्स हैं। एक तो है मेरे पास 2i phi1 प्लस का phi2 माइनस का a phi3 प्लस का 4 phi4, और दूसरा स्टेट है मेरे पास phi2 3 phi1 माइनस का i phi2 प्लस का 5 phi3 माइनस का 5 4। वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a सच दैट दीज टू स्टेट्स आर ऑर्थोगोनल। तो दीज टू स्टेट्स आर ऑर्थोगोनल यानी कि ये जो प्रोडक्ट है वो ये 0 हो, है ना। तो आप इसका सबसे पहले निकाल दीजिए ब्रा। तो ये माइनस का 2 और इसका ब्रा निकालेंगे ना, तो आपको ये उल्टा हो जाएगा, ये भी और ये, और इसको आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा और प्लस का 4 5 4, और आपको ये तो स्टेट गिवन ही है, कितनी है 3 phi1 phi2 और phi3 phi4। तो सिंपली आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 6i माइनस का 6i और प्लस का 3, ये phi2 था सॉरी, ये माइनस का i और ये 5 phi3, ठीक है, माइनस का 5a, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं लेंगे क्योंकि इस कांस्टेंट है, माइनस का 5a और ये माइनस का 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7, ठीक है, -7i, ये 0 के बराबर है, माइनस का 7i माइनस 4 = 5a,
तो a इज इक्वल टू माइनस का 7i माइनस 4/5। आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर देता हूँ, तो आपको देख लीजिएगा यहाँ पर ब्रा जब आप इसका निकालेंगे तो ये बिल्कुल सही हो, फिर मल्टीप्लाई आपको ढंग से करना है, ठीक है, फिर आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये है। एक और प्रॉब्लम मैं आपको करा ही देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। एक और लास्ट प्रॉब्लम हम कर ही लेते हैं। वो कह रहा है मेरे पास दो स्टेट्स हैं, जो फाई दिया हुआ है वो है a प्लस फाई, और ये काई दिया हुआ है मेरे को 3a फाई 1 माइनस का 4 फाई 2। कह रहा है ये फिर से ऑर्थोगोनल है, एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब है कि ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए, और अगर ये चीज़ ज़ीरो होगी तो उसके लिए मुझे ब्राफ साई चाहिए। तो a फाई 1 प्लस का फाई 2, और काई तो गिवन ही है, तो ये 3a और ये माइनस का 4, तो दोनों का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस होते हैं हमेशा, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 20/3, तो a इज इक्वल टू √20/3। तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट का वैल्यू। तो आई होप कि आपको जो है मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, किस तरह से ब्रैकेट के बेसिस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने हैं, गलतियां नहीं करनी है, और कोशिश करते रहिए। और भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए, बहुत ही ईजीएस्ट होते हैं ये, और ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी तो कॉम्पिटिशन्स में भी काम आपको आएंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस लेक्चर सीरीज़ के, जिसमें कि मैं आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा, बिल्कुल बेसिक से आगे तक की। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। और एक और दोस्तों, अगर आपने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है, गिव अवे चल रहा है मेरे चैनल पे, तो जाइए पार्टिसिपेट कर लीजिए। हो सकता है कि आप एक विनर हो क्वांटम मैकेनिक्स के बिल्कुल ब्रांड न्यू किताब के। तो थैंक यू वेरी मच।